हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे DSSB पीजीटी फिजिक्स फीमेल जो कि 29 जून 2021 को हुआ था। और ये पार्ट 5 होगा जिसमें हम डिसिप्लिन 5 यानी कि सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे। देखो, इससे पहले जो 4 डिसिप्लिन हमने किए हैं उसमें क्लास 11th और क्लास 12th तक का सिलेबस पूछा गया था। अब जैसे जैसे हम डिसिप्लिन में आगे बढ़ते जाएंगे तो BSc और MSc का भी पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी मतलब कि ग्राउंड लेवल की बात हो रही है, विच इज अ कंसिक्वेंस ऑफ हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की वैल्यू हमेशा, या कह सकते हैं कि एच क्रॉस होता है, यानी कि आप मोमेंटम और जो पोजीशन है वो एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते एक्यूरेटली। अगर आप मोमेंटम अच्छे से मेजर कर पा रहे हैं तो पोजीशन मेजर करने में कुछ ना कुछ एरर होगी, और अगर आप पोजीशन अच्छे से मेजर कर पा रहे हो तो जो मोमेंटम होगा उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एच क्रॉस के ऑर्डर में होता है। अब देखो, आपने ये फॉर्मूला तो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। लेकिन अगर आप मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम होता है एच क्रॉस के। ठीक है, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस के। तो अगर मैं इसी एनर्जी को क्वांटम में लिखूं तो P की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस के का स्क्वायर अपॉन में 2m। और देखो k क्या होता है, k होता है n पाई अपॉन में l, n पाई अपॉन में l। तो यहाँ से हम इसको एच क्रॉस k को हम क्या लिखेंगे, पहले इसको 2m लिख लेते हैं। k को हम लिख सकते हैं n पाई अपॉन में l का स्क्वायर, और इसी को आप लिख सकते हो nth एच क्रॉस का स्क्वायर, n का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस m l स्क्वायर। अब देखो, आपको ये तो पता होगा h और h क्रॉस में रिलेशन होता है, h क्रॉस इक्वल टू h अपॉन में 2 पाई। तो यहाँ से मैं h क्रॉस को रिप्लेस करूंगा, और क्योंकि इसने जीरो पॉइंट एनर्जी बोली है तो हम n की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1। तो n की वैल्यू 1 लेते हैं और h क्रॉस को रिप्लेस करते हैं h अपॉन 2 पाई से। तो जो E1 आएगा, या ग्राउंड लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, E नोट लिखना चाहिए। तो इट विल बी इक्वल टू n की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 लेना है, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस m l का स्क्वायर, और h क्रॉस की जगह कितना आ जाएगा, h अपॉन में 2 पाई इसका होल स्क्वायर। तो E नोट इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में ये 2 का स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 4 इंटू 2 8 आएगा यहाँ पर, 8 ml स्क्वायर और पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो ई नोट हमारे पास आएगा एच का स्क्वायर अपॉन में 8 m l का स्क्वायर। ठीक है, और देखो ए लिखो या आप एल लिखो, बात है कि तो ई नोट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर अपॉन में 8 m जो भी उसकी ब्रेड्थ है बॉक्स की उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर में आना चाहिए 8, तो डिनोमिनेटर में 8 लगभग इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर h का स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि डायमेंशनली ये इक्वेशन ई नोट, और यहाँ पर जो इसका आप डायमेंशन निकालोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा, एच क्रॉस होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ई नोट इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 8 m इंटू में ए का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रांसमिट म्यूजिक एंड अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ कितनी चाहिए होती है। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना होगा 20 किलो हर्ट्स। तो यहाँ पर आएगा 20 किलो हर्ट्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ म्यूजिक सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक इज 20 किलो हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर अपलिंक इन अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो पहले मैं बताऊंगा आपको अपलिंक क्या होता है। अपलिंक क्या होता है, इट इंडिकेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन RF वायरलेस कम्युनिकेशन लाइक सेलुलर और सैटेलाइट नेटवर्क। देखो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो कि जब भी आप फोन किसी को डायल करते हो, सपोज करो आपका मन कर रहा है आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा आपके एरिया में कुछ टावर लगे होंगे। अब जब आप फ़ोन डायल करेंगे तो लेट ये आप है और यहाँ पर आपके किसी दोस्त का फ़ोन है। ठीक है, तो जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से नंबर डायल करोगे तो यहाँ से कुछ सिग्नल टावर के पास जाएंगे पहले। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं अपलिंक। फिर जो टावर होगा ये क्या करेगा, कुछ सिग्नल यहाँ से आपके दोस्त के मोबाइल पर भेजेगा, तो इसको हम बोलते हैं डाउनलिंक। डाउनलिंक ठीक है, तो जो अपलिंक की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज तक। और अगर डाउनलिंक की बात की जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 7 से 4.2 गीगाहर्ट्ज तक। तो आप दोनों की ध्यान रखना, हो सकता है पहले अपलिंक की पूछा है तो इस बार डाउनलिंक की पूछ लिया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कम्युनिकेशन से ही बेस्ड है। इफ एन एंटीना रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वेव। मान लीजिए आपके पास कोई एंटीना है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो 40 मीटर गिवन है और ये अर्थ पर होगा, तो आपको बताना है कि इसकी जो रेंज होगी वो कितने होगी। देखो रेंज के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। रेंज ऑफ ट्रांसमिशन के लिए फॉर्मूला होता है, रेंज ऑफ ट्रांसमिशन के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई करो, रूट ट्वाइस जो हाइट है इंटू में रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर सब वैल्यू पुट करेंगे। एच की वैल्यू है 40 मीटर और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू में 10 की पावर 6। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर आप पहले 2 इंटू 40 इंटू 6.4 कर लेते हैं, तो ये आएगा 512 इंटू 10 की पावर 6। और देखो 10 की पावर 6 को रूट से बाहर निकालोगे तो 10 की पावर 3 बचेगा और रूट 512, तो रूट 512 आता है 2.262 के आसपास, और ये हो गया 10 की पावर 3 मीटर में है, और इसी को आप किलोमीटर में कितना लिख सकते हैं, 22.62 और किलोमीटर। तो सही जो आंसर होगा वो रहेगा 22.63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल स्टार इज नियरली इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 10 एल ऑफ थीटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक गैलेक्सी ल्यूमिनिसिटी, देन द ल्यूमिनिसिटी ऑफ जिएंट इलिप्टिकल इज। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि एल की वैल्यू ज़्यादा होगी एल स्टार से, मतलब इट विल बी मोर देन और इक्वल टू एल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ 12C एटम। देखो वैसे तो आप इसको डायरेक्टली याद रखो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। और देखो एक मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जो कि एवोगैड्रो नंबर भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो मास होगा इतने एटम्स का वो कितना होगा, 12 ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होगा, देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास है 12 ग्राम। तो अगर आपको एक एटम का मास चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 ग्राम को आप डिवाइड कर दीजिए कितने आपके पास टोटल एटम्स हैं। तो देखो हमने क्या करा, 12 को डिवाइड कर रहे हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 किलोग्राम में। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। देखो 23 माइनस का तब ठीक रहता जब यहाँ पर यूनिट होती ग्राम। अगर ग्राम होता तब ये चीज़ ठीक रहता, लेकिन किलोग्राम में पूछा तो किलोग्राम में 10 की पावर माइनस 26 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट गोल्ड हैज। तो आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद ही रखना पड़ेगा। 32 आइसोटोप्स होते हैं गोल्ड के। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है ZX है, ठीक है, तो आइसोटोप मतलब उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो इक्वल नहीं होगा। तो ZX यहाँ पर कुछ A या A डैश आ जाएगा, तो जिसके टॉप बराबर ना होते, यानी कि जिसका एटॉमिक मास नंबर बराबर ना हो तो लेकिन एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट है, विच सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। देखो मैं इसको याद करने का मेथड बता देता हूँ। आपको पता होगा कि 5 तरह की सीरीज होंगी, लाइमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड। अब अल्ट्रा वॉयलेट में कौन सा लाई करेगा वो बताना है। देखो इसको आप ऐसे याद रखो, लव यू बीवी, ठीक है, लव यू, आपको प्यार किससे करना चाहिए, अपनी बीवी से, तो लव यू बीवी, और फिर उसके बाद लिखो इन्फ्रा इन्फ्रा इन्फ्रा, मतलब इन्फ्रा को आप 3 बार याद रखो, इन्फ्रा इन्फ्रा इन्फ्रा, ठीक है। तो एल, एल किस में, लाइमन, मतलब लाइमन में कौन आएगा, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। फिर बीवी, तो बालमर में क्या होगा, विजिबल। और उसके बाद जितने भी तीनों बचे हैं आप लिख सकते हो इन्फ्रा इन्फ्रा इन्फ्रा, मतलब तीनों ही इन्फ्रा रेड रीजन में लाई करेंगे। तो लाइमन किस में, लाइमन का जो सीरीज होगी वो किस में आएगी, अल्ट्रावोलेट में। कह लो कि अल्ट्रावोलेट रीजन कब निकलेगा, जब लाइमन सीरीज होगी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 लाइमन, LUBV, लव यू बीवी, इन्फ्रा इन्फ्रा इन्फ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस ब्राइटनेस ऑफ डिस्क एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर एंड द डिस्क स्केल लेंथ RD। तो आपको बताना है मेजर्ड अलोंग द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय, उसका क्या फॉर्मूला होगा सरफेस ब्राइटनेस का। देखो जो सरफेस ब्राइटनेस होगी वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। तो पहले तो आप ये देख लो कि e की पावर माइनस किस में आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन है जिसमें e की पावर माइनस आ रहा है, तो बाकी दोनों को तो हम रिमूव कर देंगे। अब जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है, मतलब वो e की पावर जो भी आएगी वो डायमेंशनलेस आएगी। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज़ e के साथ लिख रखी है, e की पावर में नहीं है, तो हम लेंगे एक्सपोनेंशियल जो डिक्रीज हो रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज गिवन 6000 ईयर्स। तो टी हाफ हमें गिवन है 6000 ईयर।
actually 600. What fraction of a sample of radium that would remain after 8,000 ईयर? तो हमें टाइम गिवन है, टाइम है हमारे पास 800 ईयर्स। तो आपको बताना है कि कितना फ्रैक्शन बचेगा। तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, n अपॉन एन नॉट, यानी कि n है कितना बचा हुआ है, एन नॉट इनिशियल कितना था, n अपॉन एन नॉट क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, ठीक है। तो जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर बचेगा। अब ये 1/2 की पावर n पर डिपेंड करता है, स्मॉल n। अब स्मॉल n क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जो कि बराबर होगा टोटल टाइम जो आपको गिवन है, टोटल टाइम गिवन डिवाइड में उसको, टोटल टाइम को आप डिवाइड कर दो हाफ लाइफ से, हाफ लाइफ से। तो मैं क्या लिखूंगा इसी को 1/2 जो गिवन टाइम है t अपॉन में t हाफ। तो 1/2 गिवन टाइम कितना है, देखो हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो मैं पहले आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। 8000 को हमें डिवाइड करना होगा 1600 से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 800 अपॉन में 1600। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा 16 और यहाँ पर 80। तो 16 पंजे 80 होता है। तो इसका मतलब 1/2 की पावर कितना आएगा, 5। और 1/2 की पावर 5 होता है 32, मतलब 2 की पावर 5 होता है 32। तो हमारा सही आंसर होगा 1/32। आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, बहुत काम का फॉर्मूला है। n अपॉन एन नॉट मतलब फ्रैक्शन, 1/2 की पावर n या 1/2 की पावर गिवन टाइम अपॉन में हाफ लाइफ। नेक्स्ट है नो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इज पॉसिबल व्हेन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो आपसे पूछा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कब नहीं कर पाएगा, जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ दोनों क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में और उसको कंडक्ट करने के लिए उसको कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड, ये दोनों एक्चुअली एनर्जी लेवल होते हैं। तो ये होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। अब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्ट करना है तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उसको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब ये जो एनर्जी बैंड गैप है, यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, जो हाईएस्ट लेवल है वैलेंस बैंड का, उसको उसका जो लोवेस्ट बैंड है कंडक्शन बैंड का, उसका जो एनर्जी होगी, ठीक है। मान लेते हैं EC और ये EV। तो EC माइनस EV एनर्जी बैंड गैप होता है। तो कब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो देखो जनरली मेटल के केस में ये दोनों बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर में बहुत कम गैप होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। और वो गैप अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कि सेमीकंडक्टर में होता है। तो आपको ये रेंज याद रखनी है, मतलब अगर एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एलिमेंट विल बी फॉर्म्ड इफ द थोरियम 230 अंडरगोज अल्फा डीके। पहले मैं आपको अल्फा डीके के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियाई है ZX से, ठीक है, और कोई बाद में डॉटर न्यूक्लियाई बना है, मैं इसको Y मान लेता हूँ। तो यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा 2He4। अब जब ये अल्फा पार्टिकल बाहर आया तो आप ये देखो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए और एटॉमिक मास नंबर वो दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर ये Z में से 2 इधर आ गया तो Z-2 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर से A में से 4 इस तरफ आ गया तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा A-4। यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियाई बना हमारे पास उसका एटॉमिक मास नंबर 4 कम हो जाएगा इससे, और जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो इससे 2 कम होगा। तो हमारे पास अगर थोरियम है तो थोरियम का हमें गिवन है इसका एटॉमिक मास नंबर जो कि यहाँ पर है 230, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है थोरियम का वो होता है 90। अब एक नया एलिमेंट बनेगा लेकिन उसके साथ 2He4 भी निकलेगा। अब जब 2He4 निकल रहा है तो देखो यहाँ पर मतलब कि मुझे नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट है, अभी मैं उसको X मान लेता हूँ। तो 230 में से 4 इस तरफ चलेगा तो 226 बचेगा, यानी कि उसका जो एटॉमिक मास नंबर होना चाहिए वो 226 होना चाहिए। और जैसे 226 आपको दिखा, दोनों ऑप्शन कैंसिल करो, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन अभी, रेडियम और यूरेनियम। अब 90 में से 2 माइनस करना होगा, 90 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 88। और 88 किसका एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है रेडियम का। रेडियम का, यूरेनियम का आपको पता होगा यूरेनियम का 92 होता है। तो हमारा सही आंसर होगा रेडियम 226। देखो यूरेनियम यहाँ पर जैसे आप 90 में 2 ऐड कर दोगे तो 92 आ जाएगा। तो ये गलती मत करना, ध्यान रखना जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर, इन दोनों को ऐड करके देखोगे 88 + 2 तो वो इसके बराबर आना चाहिए। अगर आप ये गलती कर देते हो, यहाँ पर अगर +2 कर देते तब वो 92 आ जाता और फिर यूरेनियम लग जाता, तो वो सही नहीं होगा, आपको माइनस ही करना पड़ेगा। 90 में से 2 माइनस करो तो 88, तो वो किसका है, रेडियम का। यूरेनियम बहुत बार चर्चा में होता है, यूरेनियम
92 होता है इसका एटॉमिक मास नंबर, उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम इज नोन एज। देखो आपको पता होगा, अगर मान लीजिए आप बोल भी रहे हो तो बहुत दूर अगर कोई खड़ा है तो वो आपकी आवाज़ को सुन नहीं पाएगा। ऐसे मोबाइल टावर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मोबाइल से निकले हुए जो साउंड वेव्स हैं या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो डायरेक्टली आपके, जिसको आप कॉल मिलाना चाहते हो, बात करना चाहते हो, उस तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनमें जो सिग्नल होते हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होते रहते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होती रहती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्यूनेशन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? एट्यूनेशन। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल व्हाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम इज नोन एज एट्यूनेशन। और एट्यूनेशन को कम करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए ही हम टावर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फॉर हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ n इक्वल टू 4 ऑर्बिटल। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो रेडियस होता है nth ऑर्बिट का वो होता है n स्क्वायर पर, डायरेक्टली डिपेंड करता है एक्चुअली वो n स्क्वायर पर, और आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं आर नोट इंटू में n स्क्वायर। आर नोट हो जाता है इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का, मतलब इनर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसका रेडियस। तो अगर आपको फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर नोट की वैल्यू पुट करेंगे और n की जगह पर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 16 आर नोट कितना है? 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, और पावर मैनेज करोगे तो 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना रेडियस n के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पर होगी ये बताना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? देखो रेंज होता है डिस्टेंस है ना, ये स्पीड इंटू टाइम, तो हम ux इंटू में टाइम लेते हैं। ux मतलब अगर आप यहाँ देखो तो ux की वैल्यू आएगी u cos थीटा, और जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो होती है uy sin थीटा। ठीक है, तो ux u cos थीटा हो गया ये, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन में g। इसी से रेंज का फॉर्मूला बनता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। तो देखो ये कैसे हुआ, u और u स्क्वायर हो गया, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में 2। अब हमें रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी? तो u स्क्वायर अपॉन जी तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एंगल के हिसाब से बताना है कि मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो साइन 2 थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन किसी भी आप एंगल पर देखो तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 1। और कब आती है? जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा बराबर 1 है, 1 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, और ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। तो यहाँ से साइन कैंसिल करोगे, 2 थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री, और हमें तो थीटा चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। वैसे तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रखो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब आएगी? जब एंगल 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर न्यूक्लियर फोर्स। देखो अगर आप फिजिक्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं ना, इस टॉपिक को तो 100% रिवाइज करके जाओ। न्यूक्लियर फोर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? आपको पता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और प्रोटॉन में आपस में क्या होता होगा? कोलम्बिक रिपल्सन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन फिर भी इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर क्यों रह पाते हैं? क्योंकि एक दूसरी फोर्स होगी जो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम कर रही होगी, तो वही फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या काम करती है? न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखना। कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं पाएंगे ना रिपल्सन की वजह से। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगेगी? न्यूक्लियॉन्स के अंदर, चाहे वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो। मैं लिख देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्स चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, इन सब के बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। एक्चुअली ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, तो हम कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, हाँ स्पिन पे डिपेंड करती है, तो मैं लिख देता हूँ बट स्पिन पे डिपेंड करेगी, स्पिन डिपेंडेंट होगी। ठीक है, दूसरा ये जो फोर्स होती है नॉन सेंट्रल फोर्स होगी, नॉन सेंट्रल
और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होती है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग। दूसरा, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये एक्चुअली डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगी। डिस्टेंस किस तरह से, देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ एनर्जी का वर्सेस सेपरेशन। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। देखो ये है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो जब डिस्टेंस की वैल्यू, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन 0.8 फर्मी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। मैंने आपको आज इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मान लीजिए वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव बताती है अट्रैक्शन को। ठीक है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो वो बताती है रिपल्सन को, मतलब वहां पर रिपल्सन होगा। तो आप ये देखो, जब आर की वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पर ये एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। यहाँ पर तो एनर्जी नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो रीजन होगा ये किसको बताएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। और इस रेंज में जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो रही है तो यहाँ पर होगा अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही न्यूक्लियर फोर्स देखो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, मतलब सेपरेशन पर डिपेंड करेगी, दो न्यूक्लियन कितनी पास है या कितना दूर है। अगर दो न्यूक्लियंस का सेपरेशन 0.5 से 0.8 या 9 तक जा रहा है तो उन दोनों में अट्रैक्शन होगा। लेकिन जैसे ही वो बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज आना भी नहीं चाहते एक्चुअली, और उनमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन। इट इज़ लाइक फ्रेंड विद बेनिफिट, मतलब पास तो रहना, साथ तो रहना, अट्रैक्शन तो है, लेकिन बहुत क्लोज नहीं आने देना उसको। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है न्यूक्लियर में। तो मैंने यहाँ पर लिखा, इफ आर इज लेस देन आर नॉट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रिपल्सन, इफ आर इज ग्रेटर देन आर नॉट पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर में, शॉर्ट रेंज फोर्स होगी, मतलब बहुत कम डिस्टेंस पर लगेगी। और ये ऑर्डर है किस तरह से, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स का रहेगा 1:10⁻36:10⁻38। तो ये सब चीजें थी न्यूक्लियर फोर्स से रिगार्डिंग। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक और चीज मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो यहाँ से भी वैसे आपको पता चल रहा होगा, न्यूक्लियर फोर्स अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करो तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है नेचर में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही होगी। अब देखो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली है, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज सेम, तो बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन प्रोटॉन हो उनके बीच में सेम ही लगेगी, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फेल्स रैपिडली टू जीरो एज दैट डिस्टेंस मोर देन अ फ्यू फेमटोमीटर, तो देखो आप यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जीरो के नियर अबाउट हो जाएगी, तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी, जीरो, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर द न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, स्पिन पर डिपेंड करेगी। फोर्थ, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच लेस देन द कूलम्ब फोर्स, अभी तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, जबकि ये तो उल्टा बोल रहा है, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये हमारा आंसर सही होगा। हमें ये पता करना था कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, इसको जरूर ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन 100% आता है। विच डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, देखो बहुत फेमस है ये, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अगर क्लास 12th में तब भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था। तो वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करती है, और इसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं हमेशा। देखो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ अ जायंट गैलेक्सी एज सजेस्टेड बाय हबल इज, तो आपको याद रखना है एमबी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू रहेगी 20 से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नॉर्मल गैलेक्सी होती है, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेंटिक्यूलर गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फोर्स फॉल एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिजली का बिल बहुत कम आता है। अब बिजली का बिल क्यों कम आता होगा, क्योंकि बहुत कम पोटेंशियल पर बहुत कम एनर्जी लेकर के बहुत अच्छी ब्राइटनेस देती है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स से बताना है। फास्ट ऑन स्विचिंग कैपेबिलिटी, बहुत इजीली से आप इसको स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट हमारी सही है। फास्ट एक्शन नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, देखो आपने पुराने बल्ब देखे होंगे टंगस्टन वाले, वो गर्म हो जाते थे, लेकिन एलईडी को आप कई घंटे भी चलाओ तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, तो ये बात भी सही है। फिर लॉन्ग लाइफ भी है इसकी, लेकिन मैंने क्या बताया बहुत कम एनर्जी लेती है, इसका मतलब बहुत कम वोल्टेज बहुत कम पावर लेगी, तो यही लिखा है हाई ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर। देखो हाई ऑपरेशन वोल्टेज इसको चाहिए नहीं, बहुत कम वोल्टेज में ये एमिट हो जाती है, बहुत कम वोल्टेज में ये लाइट सप्लाई करती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर
फॉल्स है, इसलिए ये हमारा आंसर सही है।